नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया में दिख रही है सुस्ती, भारत में बढ़ रहा है एफडीआई का प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IBM के CEO अरविंद कृष्णा से सोमवार को कहा कि भारत में निवेश के लिए यह अच्छा समय है और देश प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश का स्वागत कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृष्णा के साथ संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ जहां दुनिया में सुस्ती दिखाई दे रही है, वहीं भारत में एफडीआई का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि एक वैश्विक समक्ष और निर्बाध स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा सके। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अशोक गहलोत ने कहा, 1.5 साल से हमारे बीच में नहीं हुई बात, पायलट ऐसे हो गए थे जैसे पहचानते ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से आज भी है उनसे स्नेह। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल चालू है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक चैनल को दिए इंटरव्यू शेयर किया, जिसमें सोमवार को सचिन पायलट को निकम्मा कहने को लेकर उन्होंने सफाई दी। गहलोत ने कहा कि मैंने यह बात उनके संगठन चलाने के संदर्भ में कही थी। जिस तरह से उन्होंने संगठन चलाया वह बात उस संदर्भ में थी। वह जब से पार्टी में है उन पर विश्वास किया गया। 30 साल की उम्र में केंद्र में मंत्री बन गए, 36 साल की उम्र में वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गए, 40 साल की उम्र में डिप्टी CM बन गए। गहलोत ने कहा कि पायलट ऐसे पहले अध्यक्ष हैं जिन्होंने आते ही कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनने आया हूं, 40 साल मुझे राजनीति करनी है, आप तय कर लें कि किसके साथ खड़े रहना है आपको। ऐसी भाषा का इस्तेमाल कार्यकर्ताओं से 5 साल तक किया गया। राजस्थान में कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए संगठन के संदर्भ में मैंने यह बात कही, कोई व्यक्तिगत बात नहीं कही है। उनसे पिछले 1.5 साल से मेरी बात भी नहीं हुई। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सीरो सर्वे की रिपोर्ट, 24% आबादी इस महामारी की चपेट में, ज्यादातर में कोई लक्षण नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में हुए सीरो सर्वे के मुताबिक 24% आबादी के इस महामारी से संक्रमित होने के संकेत मिले हैं। सीरो सर्वे में ब्लड सैंपल के जरिए यह देखा जाता है कि वास्तव में लोगों का कौन सा खंड या अंश संक्रमित हो गया है। क्या आम जनता में इस महामारी के वायरस से आने वाली एंटीबॉडीज मौजूद है। इससे यह पता लगाया जाता है कि ऐसे लोग जिनमें कि इस महामारी के कोई लक्षण नहीं है, क्या उनमें यह वायरस ठीक हो चुका है या फिर उनके शरीर में ऐसी कौन सी एंटीबॉडी बन गई है जिससे कि उसने इस वायरस को मार दिया। इस लिहाज से दोस्तों देखें तो सीरो सर्वे के नतीजे बताते हैं कि राजधानी में किस हद तक यह महामारी फैल चुकी है। अब तक दिल्ली में तकरीबन 24% आबादी इस महामारी के संक्रमण की चपेट में आ गई है, मतलब उनमें इस महामारी की एंटीबॉडीज मिली हैं। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इस साल नहीं होगी अमरनाथ यात्रा, इस महामारी के चलते लिया गया फैसला। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इस महामारी के वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। श्री अमरनाथ साइन बोर्ड ने यात्रा रद्द करने का फैसला लिया है। अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू होने वाली थी। हालांकि 10 नामी अखाड़ा के महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में 3 अगस्त को छड़ी मुबारक निकाली जाएगी। जम्मू कश्मीर में हाल ही में इस महामारी के संक्रमित मामले बढ़ने से लखनपुर से लेकर बाल्टान तक कई क्षेत्र रेड जोन घोषित कर दिए गए हैं। इस साल यह तीर्थ यात्रा 23 जून को शुरू होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में यात्रा को 21 जुलाई को प्रारंभ किया जाना तय किया गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में इस महामारी के संक्रमण के मामलों में फिर से तेजी हुई है। इस वजह से इस यात्रा को रद्द कर दिया गया। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। IPL 2020 दुबई में होगा। IPL के 13वें सीजन का आयोजन, चेयरमैन ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2020 यानी कि 13वें सीजन का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, IPL के 13वें सीजन का आयोजन दुबई में होगा, यह जानकारी मिली है। BCCI ने दुबई में IPL के आयोजन के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। IPL के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने इस बात की जानकारी दी है।
हालांकि आयोजन को लेकर बाकी बातों पर फैसला आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में होगा। इस बैठक का आयोजन अगले 7 से 10 दिनों के बीच हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति, कितने मामले हो गए हैं और मौतों की संख्या कितनी हो गई है। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के मरीजों की संख्या 1,47,00,000 को पार कर गई है, जबकि मौतों का आंकड़ा 6,10,000 के करीब पहुंच गया है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका में है, जहां पर लगभग 39 लाख के करीब मरीजों की संख्या हो चुकी है, जिनमें से 1,45,000 के करीब मौतें हो चुकी है। ब्राजील में 21 लाख से ज्यादा मरीज हैं, जिनमें से 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, पेरू, मैक्सिको, चिली, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दें। साथ ही दोस्तों इसी तरह की कामी खबरें हर रोज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। तो दोस्तों बात की जाए भारत की, तो भारत में इस महामारी के मामले लगभग 12 लाख हो चुके हैं और मौतों का आंकड़ा भी लगभग 28,500 से ज्यादा यानी कि 29,000 के करीब पहुंच चुका है। इस महामारी का सबसे बड़ा दंश महाराष्ट्र झेल रहा है, जहां पर 3,20,000 से ज्यादा मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है और 12,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। उसके बाद में दोस्तों तमिलनाडु, जहां पर 1,80,000 से ज्यादा मरीज है। दिल्ली में 1,25,000 से ज्यादा मरीज हैं। इनके बाद में दोस्तों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, हरियाणा आदि राज्यों का नंबर आता है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। ईरान ने कहा भारत को चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर करने की खबरें हैं अफवाह। जी हां दोस्तों, ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर करने की खबरों को गलत बताया है। ईरान का कहना है कि कुछ ताकतें दोनों देशों के बीच दूरियां पैदा करने के लिए इस तरह की खबरों को फैला रही है, लेकिन वे शक्तियां अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगी। ईरान के सड़क रेल मंत्रालय ने सोमवार को वहां तैनात भारतीय राजदूत गद्दाम धर्मेंद्र को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। मंत्रालय के उप मंत्री सैयद रसोली ने भारतीय राजदूत के साथ बैठक करके चाबहार पोर्ट और चाबहार जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। सैयद रसोली ने कहा कि चाबहार जाहेदान रेल प्रोजेक्ट से भारत को बाहर करने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। इससे पहले दोस्तों खबर आई थी कि ईरान ने भारत की कंपनी को बाहर करके चीन को इस प्रोजेक्ट को करने के लिए दे दिया है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पाकिस्तान ने भी अश्लील सामग्री परोसने के लिए बीगो पर लगाया बैन, टिकटॉक को भी दी अंतिम चेतावनी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में लाइव स्ट्रीम ऐप बीगो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही चीन के वीडियो शेयरिंग सर्विस टिकटॉक कंपनी को अंतिम चेतावनी दे दी गई है कि वह इस प्लेटफॉर्म पर भद्दी और अनैतिक सामग्री ना प्रसारित करे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए ने एक बयान जारी कर कहा कि हमें अलग अलग समुदायों से बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई है कि सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और बीगो ऐप अनैतिक, भद्दी और अश्लील सामग्री परोसते हैं। दोस्तों पीटीआई ने एक बयान जारी करके कहा कि उनकी तरफ से सोशल मीडिया कंपनी के ऐप को नोटिस जारी कर दिया गया है। उनसे पाकिस्तान के कानून की हदों में रहकर सोशलाइजेशन करें और नैतिक सीमाओं में रहकर सामग्री परोसें। पीटीआई ने कहा कि इन कंपनियों ने नोटिस का संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं दिया है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। उइगर महिलाओं से अमानवीय व्यवहार पर उबला अमेरिका, 11 चीनी कंपनियों पर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने चीन के 11 कंपनियों पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने चीनी कंपनियों पर यह प्रतिबंध चीन के सिंजियान प्रांत में उइगर मुस्लिमों समुदाय के लोगों से अमानवीय व्यवहार के चलते लगाया है। चीन के पश्चिम में शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम महिलाओं की जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए वहां की कम्युनिस्ट सरकार जबरदस्ती नसबंदी कार्यक्रम चला रही है। चीन में उइगर मुस्लिम समुदाय समेत 10 लाख लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने बताया कि चीनी कंपनियां उइगर व अन्य मुस्लिम समुदाय के लोगों से बलपूर्वक काम लेती है। अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित इन 11 चीनी कंपनियों में टेक्सटाइल कंपनियां और 2 सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं।
इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, वेदर फोरकास्ट टुडे, भारी बारिश, बाढ़ व भूस्खलन, जानिए क्या है आपके राज्य के हाल। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कुछ स्थानों पर अगले 2 दिन में भारी बारिश हो सकती है। इनमें कहा गया है कि दिल्ली के शेष इलाकों तथा आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 22 और 23-24 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर में अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा व हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व उत्तरी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा तथा 1-2 स्थान पर भारी वर्षा हो सकती है। शेष राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों अगले 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारों के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना के उत्तरी भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सोने की कीमतों में आई रिकॉर्ड तेजी, चांदी हुई 1832 रुपए महंगी। जी हां दोस्तों, इस महामारी से आर्थिक मंदी में फंसी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए अमेरिका और यूरोप फिर से राहत पैकेज दे सकते हैं। इन्हीं खबरों के चलते इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें फिर बढ़ गई है। मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली। दिल्ली में 10 ग्राम सोने में 192 रुपए की तेजी आ गई। वहीं इस दौरान चांदी के भाव में 1832 रुपए प्रति किलोग्राम का बड़ा उछाल आया है। दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में 99.9% वाले 10 ग्राम सोने का भाव 50,022 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 50,214 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना $1822 प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी का भाव 54,609 रुपए से बढ़कर 56,441 रुपए हो गया है। इस दौरान कीमतों में 1832 रुपए की तेजी आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का नया भाव $20.36 प्रति औंस पर पहुंच गया है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस पहले भारतीय का नाम जिसको कि नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।